पहाड़ों में छिपी ये पत्थर की हवेली, छिपाए है खुद में एक अनसुलझी पहेली। उपन्यास के इस भाग में सुनिए, कौन कैद है यहाँ ये अनजानी अकेली। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, चमचम, लड्डू, मिल्क केक। बाप रे, कहाँ से आई आखिर इतनी सारी मिठाइयाँ और क्यों? नहीं याद आया ना? तो चलिए मैं याद दिलाती हूँ। ये सब मिठाइयाँ आई हैं सूरज प्रताप सिंह जी की प्रताप कोठी से, क्योंकि आने वाला है नया मेहमान। आप तक पहुँची कि नहीं ये मिठाइयाँ? तो जल्दी से हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको लास्ट चैप्टर कैसा लगा, और नहीं सुना है तो सुन करके आइए। और अभी मैं आपको जल्दी से सुनाती हूँ भाग 170, और उसके बाद एंजॉय करूँगी ये सारे स्वीट्स। मूसलाधार बारिश और गरजते बादलों के बीच रात के अंधेरे में रॉकी और रवि अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वॉल्चर ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे अपने खूंखार शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया था। कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें उनके नजदीक आती जा रही थी। रवि और रॉकी दोनों को रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे उन्हें एक पुरानी विचित्र खोह दिखाई दी, जिसका मुहाना बिल्कुल उनके सामने था। बिना कुछ सोचे समझे वे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उस खोह के भीतर जाकर छुप गए। खोह के भीतर गहरा सन्नाटा था। तभी गहराई से भारी कदमों की आहट सुनाई दी और दोनों एक विशाल चट्टान के पीछे दुबक गए। घुप अंधकार को चीरते हुए एक तेजस्वी दिव्य महापुरुष वहां पर प्रकट हुए, जो कोई और नहीं बल्कि वही अघोरानंद स्वामी थे जिनसे सूरज और पाखी की भेंट मां संतला देवी मंदिर की खोह में हुई थी। उनका शरीर भस्म से सना हुआ था, जटाएं बिखरी हुई थी और गले में एक काला जीवित सांप लिपटा हुआ था। हाथ में प्राचीन त्रिशूल लिए वे मंत्र बुदबुदाते हुए बाहर आए। बाहर पहुंचते ही वॉल्टर के खूंखार कुत्तों ने गुफा के अंदर घुसने के लिए जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अघोरानंद स्वामी ने अपने हाथ में थोड़ी सी राख ली और मंत्र बुदबुदाते हुए उस अभिमंत्रित राख को कुत्तों के ऊपर फेंक दिया। ध्यान मार्ग स्थितम घोरम पंकजासन संस्थितम भजामि हृदये देवम देवम चाघोर भैरवम। देखते ही देखते वे हिंसक कुत्ते एकदम शांत हो गए और दबे पांव वापस लौट गए। अघोरानंद की भारी पच्चाप अब खोह के भीतर पुनः गूंजने लगी थी। उस गंभीर ध्वनि को सुनकर रवि और रॉकी सचेत हो गए। संकट का बादल छट चुका है, निर्भय होकर बाहर निकल आओ। उनके मुख से निकले यह शब्द किसी दैवीय आकाशवाणी के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उनकी ओजस्वी वाणी गुफा की शिलाओं से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगी, जिससे दोनों के कान एक तरह से फटने लगे थे। मारे गए पार्टनर, अब क्या होगा? रॉकी धीमे स्वर में फुसफुसाया। उनकी ये सूक्ष्म फुसफुसाहट भी अघोरानंद जैसे सिद्ध तपस्वी से छिपी न रह सकी। बाहर चल, देखते हैं। रवि ने रॉकी को आगे की ओर धकेला और अगले ही क्षण वे अघोरानंद के सम्मुख उपस्थित हो गए। किंतु वहां का दृश्य देख उनके नेत्र फटे के फटे रह गए। जो खोह अब तक गहन अंधकार में डूबी हुई थी,
वही अब अकस्मात सहस्त्र सूर्यों के प्रकाश से दैदीप्यमान हो उठी थी। अघोरानंद साक्षात एक प्रकाश पुंज के समान उनके समक्ष अडिग खड़े थे। जय हो महाराज की। रॉकी, चल इनके चरणों में नतमस्तक हो जा। रवि रॉकी के कान में चुटकी लेते हुए फुसफुसाया। समय की नजाकत को भांपते हुए रॉकी रवि की देखा देखी पाखंडपूर्ण तरीके से उनके चरणों में लौटने लगा। जय हो महाराज की। दोनों ने हुंकारा लगाया। कौन हो तुम लोग और किस प्रयोजन से हमारे एकांत निवास में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है? अघोरानंद ने अत्यंत ही कठोर और भारी स्वर में प्रश्न किया। दोनों उठकर खड़े हो गए। हम तो यहाँ अपनी जान बचाने के लिए छुपने आए थे महाराज। हमको तनिक भी आभास नहीं था कि ये आपका तपोस्थल है महाराज, अन्यथा हम यहाँ आने का दुस्साहस कतई भी ना करते महाराज। रवि ने ऊपर से हड़बड़ाहट दिखाते हुए अपनी सफाई पेश की। हाँ महाराज, कदापि नहीं आते। रॉकी ने भी उसकी देखा देखी उसकी हूबहू नकल की। यदि यहां ना आते तो काल तुम्हें अपने पाश में जकड़ लेता। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होती। कहते कहते अघोरानंद सहसा मौन हो गए। किंतु सावधान, तुम्हारे भाल की रेखाओं में तुम्हारा सर्वनाश स्पष्ट अंकित है। रवि को मारना इतना आसान नहीं है साधु महाराज। रवि ने अत्यंत अहंकार के साथ अट्टहास करते हुए कहा, जैसे वह उनकी शक्ति को चुनौती दे रहा हो। तेरा यही मिथ्याभिमान तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। पार्टनर, कोई तरकीब पूछो, कुछ आइडिया। रॉकी ने डरते हुए रवि से कहा, अगर आप इतने ही पहुंचे हुए साधु हैं तो मृत्यु से बचने का उपाय भी बता दीजिए महाराज। रवि ने भी रॉकी की बात पर मजे लेते हुए कहा, नारी और नागिन दोनों पर स्वप्न में भी प्रहार का विचार न करना, अन्यथा व्यर्थ में ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर बैठेगा। अघोरानंद ने अत्यंत उग्र स्वर में यह गंभीर चेतावनी दी, मगर रवि की उद्दंडता और बढ़ गई। उसने अघोरानंद के ही उसी भारी स्वर और नाटकीय लहजे की हूबहू नकल उतारते हुए हाथ नचाकर व्यंग्य किया। क्या आप कर बैठोगे? प्राणों का उत्सर्ग। अब रवि ने अपमानजनक मुस्कान के साथ उनके गंभीर शब्दों का मजाक उड़ाते हुए दोहराया, ये सब किसी और को डराने के लिए रखिए महाराज। क्या आपको लगता है रवि एक स्त्री, एक नागिन से डर जाएगा? सिद्ध अघोरी का यह उपहास उनके क्रोध की सीमा को लांघ गया। अघोरानंद का मुख क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। मूर्ख, तू हमारी चेतावनी का परिहास करता है तो सुन, तेरा अंत इतना भीषण होगा कि काल भी कांप उठेगा।
उनकी गर्जना से पूरी खो थर्राने लगी। इससे पहले कि रवि अपनी नकल उतारने की प्रक्रिया जारी रख पाता, अघोरानंद ने अपने देह की अभिमंत्रित भस्म उन पर फेंकी। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्र रूपेभ्यः। रॉकी चीखा। रवि ने भी भस्म को झाड़ने का प्रयास किया, मगर उसका शरीर बुरी तरह जल रहा था। रॉकी को भी अपने हाथ पैरों में जलन का तीव्र अनुभव हुआ। क्षण भर में ही उनका मस्तिष्क शून्य होने लगा और दोनों कराहते हुए अचेत होकर वहीं अघोरानंद के चरणों पर गिर पड़े। रॉयल विला के पिछले हिस्से में फैला वह विशाल एकांत मैदान इस वक्त हेलीकॉप्टर के इंजन की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। यह मैदान खास तौर पर एक आलीशान हेलीपैड के रूप में विकसित किया गया था, जहां से हडसन और उसके खास लोगों के हेलीकॉप्टर ही उड़ान भरा करते थे। कंक्रीट के उस बड़े से घेरे के ठीक बीचों बीच हडसन का वह प्राइवेट हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, रॉबिन्सन R-44। यह हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार और राजसी बनावट के लिए जाना जाता था। हेलीकॉप्टर के विशाल पंखे पूरी रफ्तार से घूम रहे थे, जिससे आसपास की मिट्टी से धूल का बवंडर सा उठ रहा था। हडसन भारी कदमों से चलते हुए मैथ्यू के साथ उस विशाल मैदान की तरफ बढ़ा। तेज हवा के थपेड़ों से उसके कोट के कोने उड़ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक शातिर संजीदगी थी। मैथ्यू ने आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोला। हडसन बिना एक पल गंवाए उसके अंदर दाखिल हुआ और लेदर की आरामदायक सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही दरवाज़ा बंद हुआ और रोटर्स तेजी से घूमने लगे। अगले ही पल रॉबिन्सन R-44 आसमान की तरफ उड़ गया। नीचे खड़ा मैथ्यू धीरे धीरे छोटा होता गया और रॉयल विला का वह विशाल मैदान ओझल हो गया। हेलीकॉप्टर ने मसूरी की वादियों की तरफ रुख किया। नीचे घने जंगल और घाटियों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो चुका था। कुछ देर की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर मसूरी की उन सुदूर और ऊंची पहाड़ियों के बीच जा पहुंचा, जहां आम तौर पर कोई आम इंसान कदम रखने की सोच भी नहीं सकता था। चारों तरफ धुंध की एक गहरी चादर लिपटी हुई थी, जो उस पूरे इलाके को दुनिया की नजरों से छिपाए हुए थी। उन्हीं विशाल चट्टानों और आसमान छूते देवदार के सघन वृक्षों की ओट में एक बेहद गुप्त और खौफनाक स्थान पर वह पुरानी पत्थर की हवेली अवस्थित थी। काले और स्लेटी पत्थरों से बनी वह विशाल हवेली सदियों पुरानी प्रतीत हो रही थी। उसकी दीवारों पर जमी काई और नुकीले कंगूरे उसके रहस्यमय दास्तान को बयान कर रहे थे। पहाड़ियों की गोद में बनी यह हवेली ऐसी जगह स्थित थी जिसके ऊपर से यदि कोई विमान भी गुजरे तो भी घने पेड़ों और बादलों के कारण उसे नीचे किसी इंसानी वजूद के होने का एहसास भी न हो। इस खामोश और वीरान ठिकाने का राज सिर्फ और सिर्फ हार्डी गैंग के बेहद चुनिंदा और वफादार लोगों को ही मालूम था। हवेली के एक हिस्से में पत्थरों को काटकर एक प्राचीन और मजबूत छत बनाई गई थी, जो गुप्त हेलीपैड का काम करती थी। रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर उस पथरीली छत पर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था, वैसे वैसे हवेली के झरोखों और भारी दरवाजे पर पसरा सन्नाटा टूटता जा रहा था। चारों तरफ बर्फीली हवाओं की सरसराहट थी और पहाड़ियों के बीच छिपी वह पत्थर की हवेली किसी सोए हुए दैत्य की तरह खड़ी हडसन का इंतजार कर रही थी।
यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा कंपन था जो यह साफ बता रहा था कि इस वीरान हवेली के भीतर हडसन के कई भयानक काली राज दफन हैं। हेलीकॉप्टर की पथरीली छत पर पूरी तरह टिकते ही उसके पंखों की रफ्तार धीमी होने लगी। हडसन ने अपनी सीट बेल्ट खोली और भारी कदमों से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। सर्द और बर्फीली हवाओं ने सीधे उसके चेहरे पर प्रहार किया, लेकिन उसकी सख्त आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। तेज कदमों से वह हवेली के उस विशाल मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा जो सदियों पुराने भारी और काले पत्थरों से निर्मित था। वहां मुस्तैद खड़ी हाडी गैंग के 2 हथियारबंद गुर्गों ने अदब से अपने सिर झुकाए। हडसन जैसे ही उस दहलीज के करीब पहुंचा, भारी जंजीरों और लोहे के बड़े बड़े कब्जों से जकड़े हुए वे गगनचुंबी और खौफनाक दरवाजे एक गहरी और भारी गड़गड़ाहट के साथ स्वतः ही खुलते चले गए और सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ उसने हडसन की आंखों में चमक भर दी। मखमली गाउन में लिपटी एक लंबी दुबली पतली विदेशी युवती हाथों में रेड वाइन का ग्लास थामे नजर आई। उसने एक आधुनिक डीप कट ऑफ शोल्डर बदन से चिपका सुर्ख लाल मखमली गाउन पहन रखा था जो उसके हुस्न के उभारों और मखमली बदन को बेहद ही कातिलाना लुक दे रहा था। उसका मिनिमल मेकअप, दूधिया रंग और चेहरे पर बिखरी सुनहरी जुल्फें, आंखों का गहरा नशीला काजल किसी को भी मदहोश करने के लिए पर्याप्त था। हडसन बुरी तरह झुंझलाया हुआ भीतर आया और अपना धूल भरा कोट उतार कर एक ओर फेंका। उसने युवती के नाजुक हाथों से क्रिस्टल का वह वाइन ग्लास लिया जिसमें महंगी लाल वाइन चमक रही थी। एक ही घूंट में पूरी वाइन हलक से उतारकर उसने खाली ग्लास वहीं टेबल पर पटक दिया और युवती को कमर से पकड़कर झटके से अपनी बाहों में जकड़ लिया। Oh, Hardy, you are so wild. वह अपनी मादक आवाज में फुसफुसाई। I must be honey. हडसन ने उसकी सुराहीदार गर्दन पर एक गहरा लव बाइट लेते हुए उसे और कसकर जकड़ लिया। इस समय जुनून उसकी आंखों में उतर आया था। हवेली का वह ग्रैंड फोयर इस समय उन दोनों की सांसों और सिसकारियों की फुसफुसाहट से गूंज रहा था जो कि दोनों के बीच पनपते जुनून का गवाह था। तुम तो सुबह आने वाले थे ना? I thought you would catch some shut eye before coming here. उसी विदेशी युवती ने हडसन को एक तरफ करते हुए कहा। Yeah, but हमको अपना ही हिडन कैसल को ब्लास्ट करना पड़ा just because of that bloody inspector. All gone ashes. कहते कहते हडसन का चेहरा सख्त हो गया। वह विदेशी हसीना हडसन के जिस्म से और भी अधिक चिपक गई। अपनी उंगलियां उसके चौड़े सीने में फिराती हुई उसने अपनी आवाज में मखमली जादू घोला। मगर हडसन सिंघाल के साथ हुए हादसे की बात सोचकर आवेश में आ गया था। Relax, Hardy. You are a bloody king. एक कैसल के रुइन होने से तुम्हारा एम्पायर फिनिश तो नहीं होता ना, हार्डी। You are elite. You can build many more castles like that. Trust me, my love. No, it's a great loss. अभी उस इंस्पेक्टर को मालूम नहीं है कि वो रॉयल टाइगर पर हाथ डाला है। वह गिलास पर गिलास खाली करते हुए बोला। वो इंस्पेक्टर आखिर है कौन जिसने तुमको इतना हिलाकर रख दिया है? Who's that bloke
युवती ने अपने हुस्न का जाल बुनते हुए गहरी जिज्ञासा व्यक्त की। सिंघाल, सिंघाल नाम है उसका। हडसन ने चिढ़कर जवाब दिया। तब तो रॉयल टाइगर वही है। युवती मन ही मन बुदबुदाई। What did you say? हडसन ने पूछा तो वह सकपका गई। नो वरीज, मैं तो यही सोच रही थी व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान। उसने अपनी मदभरी आंखों से हडसन को देखते हुए पूछा। That is none of your business. You just take care of my enjoyment. हडसन ने मदहोश आवाज में कहा और अपनी बाहों में उसे समीटा और उसे गोद में उठाकर सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जब रवि और रॉकी की आंखें खुली तो सूरज की रोशनी चट्टान पर फैल चुकी थी। पार्टनर, अब हम नहीं बचेंगे, वो अघोरी हमें जिंदा गाड़ देगा। रॉकी घबराकर उठते हुए बोला। रवि भी अपनी शर्ट झाड़ते हुए उठा और उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली। अबे ओ, फालतू की बात मत कर। अभी तो हम जवान हैं। अभी ऐश की ही कहाँ है हमने। ऐश करने के दिन तो अब आए हैं रोंदू। मनी, पावर, ब्यूटी सब होगा अपने पास। अब तू देखना इन 50 लाख को कैसे करोड़ों में बदलता है रवि। उसने सूटकेस की तरफ नजर भरकर देखा और अभिमान से कहा। बट वो अघोरी क्या बोला था पार्टनर, तुम भूल गया क्या? रॉकी अभी भी घबराते हुए रात वाली खौफनाक घटना को याद कर रहा था। अबे ओ मकड़ी के जाले, ऐसे 10 अघोरियों को जेब में लेके घूमता है रवि। और तू अंग्रेज की औलाद, तू इन पाखंडियों पे विश्वास करता है। रवि ने उसे धकियाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रॉकी को जोश आया और वह अपनी बत्तीसी दिखाते हुए सूटकेस में भरे नोटों की तरफ इशारा करने लगा। ठीक बोलता है पार्टनर, अभी तो हम भी लखपति हो गया है। कड़क माल है अपना पास भी। अब रवि से और सब्र नहीं हो रहा था। रुपए गिनने के लिए उतावले होते हुए उसने झटके से सूटकेस के लॉक को खोला। सामने हरी गुलाबी नोटों के बंडल एक के ऊपर एक रखे देखकर वह बौरा ही गया। चल बे, अब गिनती शुरू कर। कहते हुए उसने पूरे ब्रह्मांड का राजा बनने के गुरूर में सूटकेस को उठाया और वहीं जमीन पर उलट दिया। उसे लगा कि अब कड़क नोटों की भारी बारिश होगी और वह उसमें भीगेगा, लेकिन जमीन पर धड़ाम से गिरा रद्दी अखबारों का ढेर, पुराने विज्ञापनों के फटे पुराने पर्चे और बेकार डिस्काउंट कूपनों के बंडल। और सोने पर सुहागा ये देखिए कि उस रद्दी के ढेर के सबसे ऊपर एक रंग बिरंगा ग्रीटिंग कार्ड भी गिरा, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था हैप्पी फ्रेंडशिप डे, जो यकीनन वॉल्टर की शातिर दिमाग की ही खुराफात थी। पूरी खोह में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो दोनों को एक साथ सांप सूंघ गया हो। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर क्या था, रवि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या है भूतनी के? ये कचरा उठा के लाया तू? रवि ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए रॉकी की पीठ पर एक जोरदार कड़कड़ाता हुआ घूंसा जड़ दिया। बच्चे की जान लेगा क्या पार्टनर?
अब तू यहाँ फ्रेंडशिप डे मनाएगा मेरे साथ? इतने पर भी उसका जी नहीं भरा तो उसने एकदम आओ देखा न ताओ अपने दाएं पैर से सीधा जूता निकाला और दे दनादन रॉकी को वहीं धुनना शुरू कर दिया। मर गया पार्टनर। रॉकी बंदर की तरह उछलने लगा। अब उनको क्या मालूम था कि ऊपर ही ऊपर नोट होगा और नीचे म्युनिसिपालिटी का कचरा। तू क्या अंधा हो गया था बे चमगादड़? उस वॉल्टर ने बकरा बना दिया तुझे और तू यहाँ फ्रेंडशिप खेल रहा है। रवि ने गुस्से में रॉकी के कूल्हे पर एक ऐसी करारी लात बरसाई कि वह सीधे दीवार से जा टकराया। ले अब खा केक। उसने गुस्से में खींचकर उसकी पूरी शर्ट ही बीच से फाड़ दी। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला और अपनी फूटी किस्मत पर रोता हुआ वहीं पत्थर पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। पर पार्टनर, चीफ तो बोला था कि माल पूरा इसमें सेफ है। रॉकी बेचारा अपनी फटी फुटी किस्मत और फटी हुई शर्ट को देखते हुए बोला, ऊपर जो असली नोट था ना पार्टनर, वो काम आएगा। तूने क्या भिखारी समझा है रवि को? लाखों का वादा करके मेरे हाथ में चिल्लर थमा रहा है। रवि ने खाली सूटकेस को एक और जोर की लात मारी जो सीधे जाकर रॉकी के घुटनों पर ठाई से टकराई। मर गया पार्टनर। वह जमीन पर गोल गोल घूमकर बैठ गया और अपना घुटना पकड़ उई उई करके रोने लगा। मगर रवि गुस्से में हाँफते हुए अपनी ही लात की चोट सहलाने लगा। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को आदमखोरों की तरह घूरते रहे और फिर रवि उठा। अब तू ऐश कर इन रद्दी के टुकड़ों के साथ। और हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ले। और 2-4 जो असली नोट मिले थे उन्हें झपटकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। रॉकी भी लंगड़ाते लड़खड़ाते कदमों से खो से बाहर निकला और अपनी फटी फुटी शर्ट को ठीक करते हुए उसके पीछे भागा। थोड़ी देर बाद वे दोनों सड़क के किनारे एक देसी चाय की टपरी पर खड़े थे। दोनों का हुलिया इस वक्त चिड़ियाघर से भागे हुए प्राणियों जैसा लग रहा था। अरे ओ चाचा, एक कड़क चाय पिला, जहर जैसी। दिमाग कत्थई हो रखा है। रवि धम्म से बेंच पर ऐसे जमा मानो वह बेंच उसी के बाप की हो और वहीं पड़ा ताजा अखबार उसने खींचा। अखबार का पहला पन्ना निशा ओबराय के दोबारा किडनैप किए जाने और गोदाम में हुए भयंकर बम धमाके और इंस्पेक्टर सिंघाल की नाकामी की चटपटी खबरों से रंगा हुआ था। वाह, इन पुलिस वालों का तो बैंड ही बच गया। यही होना चाहिए था इन खाकी वालों के साथ। मगर साला अपनी भी किस्मत तो फूटी हुई है। वह अखबार देखते हुए बुदबुदाया। चाय वाले ने अदरक कूटना छोड़कर दोनों को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। रवि थोड़ा सतर्क हुआ और रॉकी अपनी शर्ट को ठीक करने लगा। अब हमारा क्या होएगा पार्टनर? चीफ और वोल्टर हमको कुत्तों का मौत मारेंगे। रॉकी ने कांपते स्वर में कहा, साला सुअर का पिल्ला, जब भी मुंह खोलता है उल्टा और अशुभ ही बोलता है। रॉकी को पहला शब्द समझ नहीं आया। किसका पिल्ला पार्टनर? रवि ने उसे ऐसी नजरों से घूर कर देखा कि वह सहम कर अपनी फटी शर्ट के धागे देखने लगा। तू
तूने कभी कुत्तों को शेर के गले में जंजीर डालते हुए देखा है बे? एकाएक रवि ने उसकी गर्दन पर फिल्मी अंदाज में हाथ रखकर दबाते हुए पूछा। समझ गया पार्टनर, समझ गया। यू आर ए ब्लडी जीनियस। रॉकी ने तुरंत उसकी खुशामद की और जल्दी से टपरी पर रखा एक पूरा बिस्कुट का पैकेट उठा लिया और भुक्कड़ों की तरह मुंह में भकोसने लगा। तू क्या यहाँ दावत उड़ाना आया बे? चल ला इधर। रवि ने उसे घूरते हुए कहा तो डर के मारे रॉकी के गले में पूरा का पूरा बिस्किट वैसे ही अटक गया और वह बगुले की तरह आंखें निकालकर खांसने लगा। रवि ने जरा भी रहम न खाते हुए उससे बिस्कुट की पुड़िया छीन ली और खुद अपने हलक में डालने लगा। अब हम किधर को जाएगा पार्टनर? कहीं अपना हाल भी उस बैगर का माफिक ना हो जाए। रॉकी ने सड़क किनारे कीचड़ में खड़ी एक फटे हाल भिखारी को देखते हुए रवि का ध्यान आकर्षित किया। चल, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। रवि रहस्यमयी मुस्कान देते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ा। अबे ओ नवाब के भतीजो, ये चाय बिस्किट का पैसा का तुम्हारा ताव देगा? चाय वाले ने कड़क कर रॉकी का फटा हुआ कॉलर पीछे से धर दबोचा। ओए हेलो ओल्ड मैन, लीव माय कॉलर। रॉकी ने अंग्रेजी छाड़ते हुए उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाने के लिए अपनी गर्दन को झटका दिया, पर चाय वाला भी मंझा हुआ खिलाड़ी था। उसने फिर भी उसकी बाह नहीं छोड़ी और कस ली तो रॉकी तिलमिला उठा। देता है अंकल, बच्चे की जान लेगा क्या? रॉकी अपनी जेब पागलों की तरह टटोलने लगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि उसमें अंग्रेजी सिगरेट के पैकेट के अलावा कुछ और नहीं निकला। चल ला इधर, आज हम भी इस अंग्रेजी बीड़ी का मजा लेंगे। हाँ। चाय वाले ने झटके से उसकी वह आखिरी जायदाद भी छीन ली। अब रॉकी पूरी तरह से कंगाल और फकीर हो चुका था। वॉल्टर के शिकारी कुत्तों ने उसकी जीन्स फाड़ दी थी और रही सही कसर रवि ने उसकी शर्ट फाड़कर पूरी कर दी थी। अब वह एकदम सर्टिफाइड भिखारी लग रहा था। वाह, एक कटोरा मिल जाता तो सीन ही जम जाता। रवि उसे इस हालत में देखकर मजे लेते हुए ठहाका मारकर बोला। खाली कटोरा का क्या करेगा पार्टनर? उसमें कुछ खाने को भी तो होना मांगता। रॉकी नासमझी से मासूमियत भरी आवाज में बोला। रवि ने इधर उधर देखा। पास ही किसी का चाट खाकर फेंका हुआ एक गंदा सा दोना पड़ा हुआ था। उसने उसे उठाया और रॉकी के हाथ में थमा दिया। चल अब शुरू हो जा। भगवान के नाम पे दे दो बाबा, यीशु के नाम पे दे दो बाबा। रॉकी की तो हालत यह थी कि वह न हंस पा रहा था और न रो। अरे वाह, अब तू एकदम इंटरनेशनल भिखारी लग रहा है। अब पुलिस तो क्या, तुझे तेरे घर वाले भी नहीं पहचान सकते। रवि चलते चलते हंसते हुए बोला। और सचमुच रास्ते में किसी भी राहगीर ने उन्हें नहीं पहचाना और सबकी नजरों से बचते बचाते वे दोनों वापस शहर में आ गए। रवि रॉकी को लेकर जिस जगह पहुंचा उस जगह को देखकर रॉकी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह जगह किसी और की नहीं बल्कि
अरे 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 रुकिए कोमल जी रुकिए, सारे रहस्य अभी ही खोल देंगी क्या? कुछ तो रहस्य छोड़ती जाइए अगले भाग के लिए। अभी नहीं, अगले भाग में बताइएगा। समय भी तो देखिए कितना हो गया, भूख लगी है मुझे। लाइक कमेंट कर दिया है मैंने और शेयर भी। अब मैं चला खाना खाने। आप लोग भी बिना लाइक कमेंट और शेयर किए कहीं मत जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा। अब जानिए हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट के नाम। प्रभात साहू, खुशवंत साहू, अभय गोयल, रानू मैनी। फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।